किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आपकी खेती किसानी को और बेहतर आसान बनाने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है, और आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ते हैं और आपकी समस्या का समाधान लाइव स्टूडियो में मौजूद जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में हम ऐसे कौन से विषय को लेकर हाजिर हुए हैं जिसके जरिए किसान और पशुपालक भाई फायदा ले सकते हैं और अपनी जानकारियों को और बढ़ाकर अच्छा उत्पादन और अच्छा फायदा ले सकते हैं। आइए जानते हैं हेलो किसान में आज के विषय के बारे में। तो आज के विषय में हम कौन सी बातों पर चर्चा करेंगे? सर्दियों में डेयरी प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है, कैसे करना चाहिए, किन सावधानियों को बरतना चाहिए, कैसे इस पे आप काम कर सकते हैं और बेहतर उत्पादन डेयरी प्रबंधन करके ले सकते हैं। इन तमाम सवालों को आज हम जानेंगे अपने स्टूडियो में, अपने इस कार्यक्रम में। और आपके भी कोई भी सवाल हैं इस विषय से जुड़े हुए, आपके मन में कोई संशय है, कोई नई जानकारी इस विषय से जुड़ी आप चाहते हैं या कोई नई जानकारी हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं। हमेशा की तरह आपके पास 3 माध्यम होंगे। सबसे पहला जो माध्यम होता है वो टोल फ्री नंबर का होता है, तो आप टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते हैं हमेशा की तरह किसान भाई 2 चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी आप फ़ोन करें आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो, ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और आपकी समस्या का समाधान उचित तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता है उनके लिए व्हाट्सअप का भी विकल्प है। आप व्हाट्सअप का नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं 8800520717। व्हाट्सअप करते समय आप जहां से अपना सवाल भेजें, जगह का नाम, अपना नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त किसान भाई ईमेल के जरिए भी अपने सवाल सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और अपने सवाल सुझाव हम तक पहुंचाइए। आपकी समस्या का समाधान आज के इस कार्यक्रम में किया जाएगा। अब रुक करते हैं उन एक्सपर्ट्स का जो इस कार्यक्रम की आन बान शान है और करते हैं आपकी समस्या का समाधान है। तो आइए सीधा रुक करते हैं सबसे पहले डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी का। डॉक्टर अधिराज जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार से। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत डॉक्टर मोहम्मद रियाज जी। आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार से। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी आपसे ही करते हैं। और जैसे कि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, पशुपालन के क्षेत्र से अगर बात करें और जो किसान पशुपालक भाई डेयरी विभाग से जुड़े हुए हैं, ये मौसम कितनी बड़ी चुनौती लेकर उन किसान भाइयों के लिए, उन पशुपालकों के लिए लेकर आता है, और पशु के नज़र से अगर देखा जाए तो उनके मन के अंदर इस मौसम में क्या कुछ चल रहा होता है, इसको हम भांप सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने बताया। देखिए, पहला चीज़ अगर हम बात करेंगे, जैसे सर्दी या गर्मी कुछ भी अगर एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे हम महसूस करते हैं कि हम प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, अपना सही नहीं दे पाते, ऐसे ही सेम चीज़ पशुओं में भी होता है। अगर हम हमारे किसान भाई जो भी डेयरी प्रबंधन में जुड़े हुए हैं, तो वो लोग टारगेट करते हैं कि कैसे उनका उत्पाद बढ़ा रहे। तो भारत सरकार की तरफ से या कोई भी पशुपालन विभाग का हो, उसका मेन लक्ष्य रहता है कि कैसे उत्पाद सही रह सके। और ये अगर सीजन देखेंगे तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण रोग भी आ सकते हैं पशु के लिए, तो उसको कैसे हम सही उसका उपचार कर सकें और उससे बचाव कर सकें, ये हमारा मुख्य लक्ष्य रहता है। जी, तो कैसे उनको बचाव करना है, रोगों से बचाव करना है, पशुधन का और उत्पादन को भी कैसे बेहतर करना है, ये 3 मुख्य लक्ष्य रखते हैं इस सीज़न में, और इन पर कैसे काम करना है इसको भी हम समझेंगे। डॉक्टर मोहम्मद रियाज जी का रुख करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद जी, अगर आपसे समझा जाए, सर्दियाँ आते ही हम अपने गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, खान पान में बदलाव करते हैं, लेकिन क्या हमारे पशुपालक भाई इतने सजग हैं कि मौसम के परिवर्तन होते ही वो तैयारियाँ सुचारू रूप से शुरू कर देते हैं और उतनी बेहतर व्यवस्था अपने पशुधन के लिए कर पाते हैं?
देखिए, जहाँ तक किसान भाइयों की जागरूकता का सवाल है तो किसान भाई हमारे जागरूक हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से भी, दूसरे माध्यमों से भी वो इन सब बातों को, जानकारी को बढ़ाते रहते हैं और आज हम उनको इसी को बताने के लिए यहाँ बैठे भी हैं। जैसे कि अभी पूरे उत्तर भारत में बहुत ठंड का मौसम चल रहा है, कड़ाके की सर्दी है और शीतलहर चल रही है। तो डॉक्टर साहब ने भी जैसे हमारे बताया, जिस प्रकार से हम मनुष्य जो है जब कोई एक्सट्रीम वेदर होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो अपने खान पान और अपने रहन सहन और आवास में कुछ परिवर्तन करते हैं जिससे कि हम कंफर्टेबल रह सके। बिल्कुल। तो इसी तरीके से पशुओं के प्रबंधन में भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है, उनके आहार में, उनके आवास में, उनके पानी में और उनके कुछ दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं प्रबंधन के, जिन पे नजर रखने की जरूरत होती है। तो आज जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक एक करके। बिल्कुल। तो ये चेंज बहुत आवश्यक है और अगर ये ना किए जाएं तो इससे पशु में जो कोल्ड स्ट्रोक होता है वो हो सकता है और उसकी वजह से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं और यदि समय पे इलाज ना मिले तो पशु की जान के लिए भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल। तो सर्दियों में डेयरी प्रबंधन करना कितना महत्वपूर्ण है और पशुओं की जान तक जा सकती है अगर आप सही तरीके से सचेत समय पर उन प्रबंधनों को ना बेहतर करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको सभी बातों को सुनना भी है और उसको पालन भी करना है, तभी आप अपने डेयरी व्यवसाय से जुड़े अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे, अपने पशुओं की देखभाल भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आप दोनों मेहमानों का फिर से रुख करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण सवाल और भी लूंगा, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। सर्दियों में डेयरी प्रबंधन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ठंड का सीधा असर पशुओं की सेहत, दूध उत्पादन और प्रजनन पर पड़ता है। ऐसे में सर्दियों में डेयरी प्रबंधन से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को अमल में लाकर आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें पशुओं का रखरखाव भी एक जरूरी काम होता है क्योंकि पशु ही डेयरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। सर्दी में गिरते तापमान के साथ ठंडी हवाएं पशुओं की सेहत पर विपरीत असर डालती हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पशुओं के आवास में खास बदलाव किए जाएं। जैसे पशुओं के आवास के दरवाजे और खिड़कियों को बोरे या चादर से ढकें। पशुशाला की छत को भी पुआल या घास डालकर ठंड के असर को कम करें। साथ ही दिन के समय अगर धूप निकल रही है तो पशुओं को धूप में बांधें। पशुओं के गोबर और मूत्र निकास की भी उचित व्यवस्था रखें, जिससे उन्हें सूखी और साफ सुथरी जगह मिले। छोटे पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम टाट की पल्ली से ढक सकते हैं। इसके साथ ही पशु के बैठने के स्थान पर पराली बिछा दें, जिससे वो सीधे फर्श के संपर्क में ना आए। खान पान की बात करें तो पशुओं को हरा चारा खिलाने से पहले थोड़ा सा सूखा चारा जरूर खिलाएं। इसके अलावा सूखा चारा हरे चारे में मिलाकर भी पशुओं को दे सकते हैं। ऊर्जा और गर्मी देने के लिए पशु को दलिया दे सकते हैं, जिसमें गुड़ और सौंठ का पाउडर मिला हो। पशु को हमेशा ताज़ा पानी ही पिलाएं और इस बात का ध्यान रखें कि पानी ना ज्यादा ठंडा हो और ना ज्यादा गर्म हो। बता दें कि डेयरी प्रबंधन को लेकर सरकार भी काफी सहयोग करती है। सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग पूरे देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम चला रहा है, जिसके अंतर्गत पशुपालक किसानों, दूध उत्पादकों और डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारियों और सदस्यों को स्वच्छता मानकों और उत्पादन की उन्नत विधियों, साफ दूध उत्पादन, दूध देने वाले पशुओं के पालन पोषण, संतुलित पशु आहार, हरे चारे के साथ मिनरल मिक्सचर अपनाने और अन्य संबंधित पहलुओं के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। बता दें कि वर्तमान में डेयरी देश का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान दे रहा है और इसमें 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। तो इस बदलते हुए मौसम में डेयरी प्रबंधन से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने, एक रिपोर्ट के जरिए कुछ बातें हमने समझने का प्रयास किया। ज़मीनी स्तर पर इसको कैसे आपको लेकर हकीकत में बदलाव करने हैं, लागू करना है, इन तमाम चीज़ों को भी समझेंगे। लेकिन डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी, पहले आपका रुख करते हैं। और अगर हम बात करें दुग्ध उत्पादन को लेकर, भारत ने एक महान कीर्ति स्थापित करी है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, जिसमें न केवल सरकार बल्कि हमारे पशुपालकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम बात करें भारत सरकार के उन प्रयासों को लेकर,
क्योंकि कोई भी चीज़ अकेले हासिल नहीं की जा सकती है, दोनों के संगठन से ये चीज़ें संभव हो पाती है। उसमें हमारे किसानों का भी योगदान रहा, FPOs का भी रहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी रहा, कॉपरेटिव्स का भी रहा और सरकार का योगदान भी रहा। सरकार के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए और ऐसे कौन कौन से प्रयास किए गए और आने वाले समय में ऐसे कौन से प्रयास और किए जा रहे हैं जिससे कि डेयरी उद्योग एक नए स्थान पर विकसित होता हुआ दिखाई देगा और भारत का नाम स्वर्णिम इतिहासों में लिखा जाएगा? देखिए, पहला चीज़ है, अगर हम बात करेंगे कि इंडियन डेयरी सेक्टर की और भारत के डेयरी सेक्टर की बात करेंगे तो जैसे कि आपने बताया, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादनकारी देश है। और अभी जो रीसेंट आंकड़े जो निकले हैं, जो कि जस्ट हाल ही अभी 15-20 दिन पहले ही निकले हैं, अभी हमारा भारत का देश का उत्पादन है लगभग 248 मिलियन टन्स का उत्पादन है। और पिछले साल से हमारा ग्रोथ लगभग 3.5% की ग्रोथ रही है। तो ये हर साल इतने ग्रोथ रहते हैं। और ये हम देखेंगे तो डेयरी सेक्टर में लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा लोग किसान जुड़े हुए हैं डेयरी सेक्टर में। तो सरकार की तरफ से देखे जाएंगे तो बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से ले गई। जो सबसे महत्वपूर्ण अगर योजनाएं देखेंगे जो अभी लिए गए थे, हाल ही में लिए गए थे, तो सबसे महत्वपूर्ण है नस्ल सुधार की योजनाएं। तो उसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। उसमें कृत्रिम गर्भाधान कैसे बढ़ाया जा सके और उसके साथ नस्ल सुधार कैसे त्वरित रूप से किया जाए, इसके लिए भी 2 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे कि IVF टेक्नोलॉजी और एक सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी। ये दोनों टेक्नोलॉजी, और सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी जो कि सेक्स सॉर्टेड सीमेंट पहले हमें बहुत कॉस्टली रेट में मिलता है, भारत में वो आज वो उत्पादन हो रहा है और उसका रेट भी 250 रुपये बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। अगर आगे हम देखेंगे तो बहुत सारी नई योजनाओं के अब कार्यान्वयन भी किया जाए, क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन आ रहा है। बिल्कुल। और इस दौरान एक महत्वपूर्ण चीज़ भी की गई है जो कि किसानों के लिए एक है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जो कि लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, ये पशुओं का इंश्योरेंस जो है वो भी बहुत बड़ी स्तर में किया गया। ये दोनों को अलावा अगर हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य के बारे में, पशु स्वास्थ्य के बारे में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन और टीकाकरण कार्यक्रम जो विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम जो FMD खुरपका मुंहपका रोग है, ये एक महत्वपूर्ण रोग है जिसपे बहुत काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस हमारे पशुओं को मतलब हमारे किसानों को ये झेलना पड़ता है और इसके वजह से हमारे प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से ये 2019 में बहुत बड़ा ये टीकाकरण कार्यक्रम जो कि खुरपका मुंहपका रोग के लिए तैयार किया गया था। इसमें हमारे जितने भी गाय हैं, भैंस हैं और उसके अलावा धीरे धीरे करके उसको हम छोटे पशु जैसे आपके भेड़ हो गए, बकरी हो गए और सूअर हो गए, उनको लिए भी टीकाकरण का व्यवस्था, और ये 100% केंद्रीय सहायता से किया जाता है। इसके साथ जो टीकाकरण भी होता है, ये टीकाकरण का डेटा जो है ये डिजिटली कैसे अवेलेबल हो सके, कोई भी हमारे पशुपालक को उनको पता करना है तो ये भी पता कर सकते हैं इनके पशु में टीकाकरण हुआ है या अगर चेक करना चाहेंगे तो ये सब हमारे भारत पशुधन पोर्टल जो है उसमें भी डिजिटली ये सारा चीज़ आज अवेलेबल हो रहा है। तो हम डिजिटल की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट भी जो बन रहा है उसको भी कैसे ट्रेसेबिलिटी हो सके, तो उसके लिए भी आजकल आगे काम चल रहा है। जी, तो सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए गए हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि भारत ने दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किया वो सबके सामने है। फिलहाल एक दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम है नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी से। जी, सवाल पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो डीडी किसान के भाई नया साल आने वाला, इसलिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। दूसरी चीज कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे दुधारू पशु हैं तो इनको हमको खान पान से लेकर के साफ सफाई से, चारा और पाला से हमें कैसे बचाना है, और दूसरी चीज जो छोटे बच्चे हैं या जो हमारे जानवर पियाने वाले हैं उनके प्रति हमें कैसे सचेत रहना है, कैसे सावधान रहना है। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है नंदस्वरूप मिश्रा जी। डॉक्टर रियाज जी, आप करते हैं। और जैसे कि हमारे दर्शक ने पूछा कि जाड़ा पाला खान पान पशुओं को कैसे सुरक्षित रखें इन चीज़ों से, और जो छोटे बच्चे हैं वो पशुओं के, उनकी देखभाल क्या बेहद आवश्यक, उनके तौर तरीकों में क्या बदलाव करना चाहिए इस मौसम में? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया कि छोटे बच्चे जो होते हैं ये ज़्यादातर रहते हैं कि इनको रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये जाड़े जो होते हैं, ये हवा तेज़ हवा चलती है और ठंड हवा जो चलती है, इसकी वजह से इनको नुकसान ज़्यादा पहुंच सकता है। तो पहला चीज़ है जो आवास में हम रखे हैं, आवास प्रबंधन के लिए तो बहुत सही रहेगा कि आपका जो
ओपन स्पेसेस रहते हैं जिसको हम उसके दरवाजे का या जो ओपन स्पेस रहते हैं उसमें कैसे गनी बैग्स हैं जो भी बोरी है उसको टांग सकते हैं, सो डायरेक्ट उसको ठंडी हवा उसके ऊपर ना आ सके। और जो फर्श जो होता है उसको देखिए, क्योंकि इस समय प्रॉपर सनलाइट नहीं आती है तो सूर्य का किरण जो होता है डायरेक्टली नहीं आता है, तो इसके लिए देखें इसको कैसे ड्राई रख सकें, क्योंकि हमें तो साफ सफाई बेहतर रखना है, तो उसके सिवा कैसे उसको ड्राई रख सकें इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो पुआल का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आजकल मैट्स का भी इस्तेमाल बहुत सारे हमारे किसान कर रहे हैं, तो मैट भी ला के रख सकें और उसको साफ़ सफाई में भी ईजी होता है। और एक चीज़ देखें कि बहुत सारे हमें देखा गया कि किसान भाई क्या करते हैं, धुएं का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम ना करें, क्योंकि धुएं का इस्तेमाल से कभी कभी ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करवा लेता है अपने आवास के अंदर, जिसमें भी नुकसान हो सकता है, तो धुएं का इस्तेमाल ना करें। तो ये सारा चीज़ें देखें तो ये एक चीज़ है। और उसके बाद खान पान में जैसे कि आप देखिए ये सीज़न होता है जिसमें थोड़ा बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होता है, एनर्जी की वजह से वो अपना जो बाहर का तापमान है उसको कोप करने के लिए अपने बॉडी में हीट जनरेट कर सके। तो ये एनर्जी जनरेट करने के लिए उसको थोड़ा एनर्जी या फैट रिच डाइट हमें देना चाहिए, जिसमें भी आप अपने ऑयल केक्स हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा उसका अमाउंट ज़्यादा करवा सकते हैं। और अगर देखें कि दलिया, जैसे आपने दिखाया कि दलिया का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जो पानी देते हैं उसको भी हमें ये देखना चाहिए कि कैसे अपना पशु सही से पानी पी रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी ठंडा होगा तो उसको ज़्यादा पानी भी नहीं पिएगा। तो इसके लिए भी ये जो पानी का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा वो ज़्यादा ठंडा ना हो या गर्म ना हो, तो बीच वाला थोड़ा रखें, तो नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। ये कुछ चीज़ों का हमें ध्यान जरूर रखना है। बिल्कुल। तो खान पान को लेकर और इस प्रकार के प्रबंधन को लेकर नज़रुल मिश्रा जी आप बदलाव करेंगे तो आप अपने पशुओं की और जो उनके बच्चे हैं उनकी बेहतर देखभाल कर पाएंगे। कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के सवाल जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर रियाज जी आपका रुख करते हैं और जो सवाल हमारे नज़रुल मिश्रा जी का था वही सवाल मैं फिर से लेना चाहूँगा और आपसे जोड़ना चाहूँगा कि इसमें आप क्या जोड़ना चाहते हैं। साथ ही कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि गर्मियों में हम खुले में पशुओं को रखते हैं, बांधते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो उनके लिए जैसे व्यवस्था की जाती है कि टाट लगा दीजिए, तो क्या बंद कमरे में भी हम पशुओं को रख सकते हैं? दूसरा, जहाँ पर व्यवस्था की गई है पशुओं को रखने की, क्या वहाँ पर हम तापमान को मेंटेन करने की कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं? कोई ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर उसके जहाँ पशुओं को बांधा गया है वहाँ के तापमान को नियंत्रित किया जा सके और बार बार उसको देखने की आवश्यकता ना पड़े या आग जलाने की आवश्यकता ना पड़े, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि धुआं ना करें, इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है? देखिए, व्यवस्था क्या है, सबसे पहले इस बिंदु में प्रबंधन में पॉइंट आता है पशुशाला के जो आवास है, जो एनिमल शेड है, उसका मैनेजमेंट। उसमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी हमारे बताया, उसमें खिड़की दरवाजे अगर हैं तो डायरेक्टली एनिमल को आके बाहर की ठंडी हवा ना लगे, उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें टाट या बोरे के पर्दे डाल दिए जाएं। लेकिन बोरे या पर्दे डालने का मतलब ये नहीं है कि एनिमल को बिल्कुल बंद करके रखना है। तो उसको जब दिन में धूप निकलेगी तो धूप के समय पे उसको बाहर भी निकालना है और धूप भी लगानी है।
और धूप पशुशाला के अंदर भी लगनी चाहिए, तो इसलिए पर्दों को दिन में धूप निकलने के समय हटाना भी जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, पशुशाला के अंदर नमी ना होने दें, उसमें जो गोबर और मूत्र है उसको साफ करते रहें, क्योंकि अगर नमी रहेगी, ठंडक होगी, तो उससे एनिमल को फिर प्रॉब्लम होगी, कोल्ड स्ट्रोक होने की दिक्कत हो सकती है जी। और तीसरी चीज, जो उसका फर्श होता है पशुशाला का, वो फर्श भी इस ठंडे मौसम में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, और एनिमल जब उसके ऊपर बैठता है तो वहां से भी उसको ठंड का प्रकोप हो सकता है जी। तो इसलिए बिछावन की बहुत आवश्यकता होती है। बिछावन के रूप में हमारे किसान भाई गांव में सस्ता जैसे पुआल वगैरह या बोरे फट्टे इत्यादि बिछा सकते हैं। और जैसा कि आपने प्रश्न किया था, अगर उसको कर सकते हैं तो उसमें आप हीटर भी चला सकते हैं पशुशाला के अंदर, ब्लोअर चला सकते हैं, या 100 वाट के बल्ब 2-3 लगा दें एनिमल शेड के अंदर, तो उससे भी थोड़ी गर्माहट बनी रहती है जी। तो ये एक बिंदु हो गया पशुशाला के संबंध में। दूसरा प्रश्न था उनका, जिस तरीके से बिंदु उसमें थे आहार के संबंध में। आहार के संबंध में देखिए, ये जाड़े का मौसम है, तो इस वक्त जो हमें चारा देना होता है वो ऐसा चारा देना चाहिए कि जिसके अंदर अधिक ऊर्जा हो, अधिक ऊर्जा प्रदान करे शरीर को, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो पशु के शरीर को गर्म रखने वाला चारा उनको देना चाहिए। अब ऐसे चारे कौन से हो सकते हैं? अब मुख्यतः पशु को 3 प्रकार का चारा दिया जाता है: हरा चारा, सूखा चारा और संतुलित दाना। संतुलित दाना, तो हरा चारा और सूखा चारा पे नहीं, मैं पहले संतुलित दाना पे बात करना चाहूंगा। इसमें 3 प्रकार की चीजें होनी चाहिए मुख्यतः। एक, इसमें कोई अनाज होना चाहिए, जैसे गेहूं का दलिया ले सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा, उसमें चुनी होना चाहिए, जैसे दालों का या चने का छिलका होता है, 30% वो ले लें, 30% अनाज ले लें। और तीसरा, इसमें खली जी, जो केक होता है, खली होती है। तो अब इस ठंड के मौसम में वैसे सरसों की खली भी प्रयोग होती है, लेकिन इस मौसम में अगर बात करें ज्यादा ऊर्जावान या गर्म क्या है, तो मूंगफली की खली या तिल की खली ज्यादा बेहतर रहती है जी। तो ये 30-30% आपने ले लिया। इसके अलावा इसमें 5% गुड़ मिलाते हैं, 2% इसमें कैल्शियम मिलाते हैं। कैल्शियम भी बहुत आवश्यक है, इस ठंड के मौसम में शरीर को ऊर्जा देता है, बदन को गर्म रखता है। उसके अलावा 2% इसमें मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, और 1% आयोडीन नमक मिला के इस तरीके से ये एक संतुलित आहार तैयार करते हैं जी। और सारे दुधारू पशुओं को 2.5 से 3 लीटर दूध के ऊपर 1 किलो प्रतिदिन उनको ये देना चाहिए जी। तो ये तो बात हो गई फूड की जी। इसके अलावा अगर अगला बिंदु हम करें पानी का, पानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रियाज जी, मैं पानी के बिंदु पर आऊंगा, लेकिन एक दर्शक है, पहले उनका सवाल ले लेता हूं, फिर लौटता हूं आपके पास। राजेंद्र रावत हैं, सागर मध्य प्रदेश से। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। राजेंद्र जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये था सर जी के, हाँ, ये सवाल था कि गाय में जो दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाएं ठंडी के मौसम में। जी राजेंद्र जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जी। आपके सवाल को शामिल करते हैं, आप जवाब सुनिए। डॉक्टर रियाज जी, बात पूरी कीजिए, उनके सवाल का जवाब दीजिए। गाय में दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाएं ठंडी के मौसम में? जी राजेंद्र जी, आप जवाब सुनिए, आपके सवाल को शामिल कर रहे हैं, जवाब सुनिए आप। देखिए, दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो पहली चीज तो ये है कि इस ठंड के मौसम में आप अपने स्टार्टिंग में ही अपने पशु को हमेशा कृमिनाशक कीड़ों की दवा दे दें। पेट के अंदर यदि कीड़े होते हैं, उससे पशु की हेल्थ कमजोर होती है, स्वास्थ्य कमजोर होता है, तो स्ट्रेस भी उसको होता है, और कोल्ड स्ट्रोक का उसमें असर ज़्यादा होता है। तो उससे आप उसको फ्री रखें, उसको दवाई की 1 डोज दे दें। दूसरा, जो मैंने अभी संतुलित दाने का एक मिक्सचर बताया, ये प्रतिदिन 2.5 से 3 लीटर दूध के ऊपर 1 किलो ये उसको खिलाएं, तो आपका पशु जितना दूध दे रहा है उसका दूध मेंटेन भी रहेगा, और बल्कि इससे उसके दूध में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अलावा दूध बढ़ाने पे ही अगर आपका अधिक फोकस है, तो आप बिनौले की खली का प्रयोग करें। बिनौले की खली दूध उत्पादन में वृद्धि भी करती है, और इसके अलावा दूध को गाढ़ा भी बनाती है, उसके फैट की मात्रा भी बढ़ती है उससे। और आप अलग से उसमें और कैल्शियम जो बाज़ार में मिलता है, कैल्शियम का लिक्विड आता है, तो वो लिक्विड भी उसको 50-50 ml सुबह शाम आप उसको पिलाएंगे, तो उससे भी दूध की मात्रा बढ़ेगी जी। तो राजेंद्र जी, आप इस प्रकार से तमाम बदलाव करके और अपने आहार प्रबंधन को संतुलित मात्रा में मिश्रण बनाकर 30-30% को लेकर जो डॉक्टर साहब ने बताया, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके दूध उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल एक किसान है जिन्होंने वीडियो के माध्यम से अपना सवाल हम तक पहुँचाया, यानी कि प्रश्न वीडियो हम तक पहुँचाया है। आइए उनका भी सवाल सुन लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह नाम है उनका, करनाल हरियाणा से हैं, किसान हैं, पशुपालक भी हैं। आइए देखते हैं क्या सवाल है उनका। मैं राजेंद्र सिंह हरियाणा के करनाल जिले के गांव रंदौली में रहता हूँ, और मैं पशुपालन का कार्य करता हूँ। मैं पशुपालन के रखरखाव और सर्दी में पशुओं के बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी चाहता हूँ।
जी, तो मुख्यतः वही सवाल फिर से है। डॉक्टर मिश्रा जी, आपका रुख करेंगे, रख रखाव और क्या प्रबंधन कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं इसमें? देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि मुख्यतः खान पान में तो मुख्य लक्ष्य देना है और पशु आवास में देना है। ये सबके अलावा सबसे मुख्य चीज़ रहता है, अगर हम रोग नियंत्रण की बात करेंगे, ये जो सीज़न रहता है, ठंडी का मौसम रहता है, इसमें एक मुख्य रोग जो कि खुरपका मुंहपका रोग है, ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है हमारे दुधारू पशुओं में, डेयरी फार्मिंग में। तो इसको देखने के लिए एक चीज़ है, आपका जब भी आपके गांव में या आपके ब्लॉक में हो गया या ज़िले में जब भी आपका राउंड लगता है, ये एफएमडी वैक्सीनेशन का राउंड लगता है, तो उसमें आप टीकाकरण करवा लेना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है। ये चीज़ कर लें। और इसके अलावा जो भी आपके बच्चे आ रहे हैं, जो भी काव्स आ रहे हैं, उनका भी टीकाकरण 4 महीने से ऊपर हो गए हैं तो उनका भी टीकाकरण आपको कर लेना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर रोग नियंत्रण के बारे में हम सोचेंगे। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक कृमिनाशक चीज़ होती है जो पैरासाइट हम बोलते हैं, एंडोपैरासाइट बोलते हैं, तो इसको भी हमें देखना चाहिए कि अगर आपके पेट में कीड़ा है तो इसके लिए आप अपने फीकल सैंपल का जांच कर लें, पशु का फीकल सैंपल का जांच करवा लें, उस हिसाब से उसको डीवार्मिंग प्रॉपर करवा लें, सो दैट जो भी ब्रीडिंग में होगा या वैक्सीनेशन काम करवा रहे हैं उसमें वो प्रॉपर उसके ऊपर असर हो सके, तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जी, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसका आप अपने पशुपालन के क्षेत्र में बदलाव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी देखभाल कर सकते हैं। दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। राजेश प्रजापति शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से। राजेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। राजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? राजेश जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए। हाँ, हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, सवाल पूछिए। नहीं सर, आपकी टीवी का कम कर दिया। सर, हमारी जो भैंस है, देसी नस्ल की भैंस है हमारे पास में जी। एक भैंस है जो गर्मी पे नहीं आ रही अभी। जी, राजेश जी का सवाल है डॉक्टर रियाज जी, इनकी देसी नस्ल की भैंस है लेकिन वो गर्म नहीं हो पा रही हैं, हीट में नहीं आ रही है। जी, देखिए उसमें क्या है, हीट में अगर नहीं आ रही है तो उसके लिए सबसे पहला काम जो करना है वो उसको कृमिनाशक की खुराक देनी है। पशु के पेट में यदि कीड़े हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस में होता है और उसका स्वास्थ्य भी हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार पशु हीट में नहीं आता है। दूसरा और भी कारण इसमें हो सकता है, तो कुछ सारे विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो इसके लिए जो संतुलित आहार मैंने एक बताया, वो संतुलित आहार पशु को रोज़ थोड़ी मात्रा में खिलाएं। और उसके अलावा उसको जो मिनरल मिक्सचर है वो अलग से 50-50 ग्राम बाज़ार से कोई मिनरल मिक्सचर किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं, 50-50 ग्राम मिनरल मिक्सचर उसको रोज़ खिलाएं। और पशु को गुड़ थोड़ा सा और अलग से गुड़ भी दें। अगर इसके बाद में भी आपका पशु हीट में नहीं आता है तो कई प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो उपलब्ध हैं कैप्सूल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में बाज़ार में, तो उनको खिलाने से पशु हीट में आ जाता है। लेकिन उसके लिए आपको किसी चिकित्सक से संपर्क करके और वो प्रिस्क्राइब करना होगा, उससे आपका पशु हीट में आ जाएगा। जी, डॉक्टर धीराज जी, आपका रुख करते हैं। और जैसे इस मौसम में अगर हम बात करें गाभिन पशुओं को लेकर या ऐसे बच्चों को लेकर जो अभी हाल फिलहाल में 1 या 2 दिन पहले या 4 दिन पहले जन्म लिए हैं, या फिर आने वाले समय में हम देखें 2, 4, 10 दिन में 15 दिन के बाद जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, उनके लिए मौसम कितना सेंसिटिव है? और जैसे मिश्रण का जो बताया गया खान पान को लेकर, उनके खान पान में भी क्या बदलाव कर सकते हैं जो इसे बच्चा जो वो हष्ट पुष्ट हो और जो आ चुका है वो उसकी बढ़वार बेहतर तरीके से होती रहे? देखिए, क्योंकि ये नवजात बच्चियाँ होते हैं या बछड़े होते हैं, जो भी होते हैं ये नाजुक होते हैं और कोई एक्सट्रीम कंडीशन से उनके लिए खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको देखने के लिए जैसे कि हमें आवास का प्रबंधन रखना है कि डायरेक्ट ठंडी हवा उसके ऊपर ना आ सके, इसके लिए देखना है। और थोड़ा अपने पशु आवास में जहाँ वो रहते हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए आप ये भी जैसे ब्लोयर और हीटर का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहे ये देखें। और देखिए उसको जो दूध है, माँ का दूध है, क्योंकि इस समय प्रोडक्शन में कमी आती है, तो जैसे क्योंकि लिंक्ड हैं, डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं अपने माँ के साथ, तो इसके लिए ये देखना चाहिए कि जो गाय है उसको संतुलित आहार मिले और संतुलित आहार मिलने से उसका दूध उत्पादन सही रह सके। तो ये जो दूध दिया जाता है वो सही टाइम पे वो
अपने काफ को दूध दे सके, तो इसका हमें देखभाल करना पड़ेगा। इसके अलावा ये देखा जाता है कि सर्दियों में कुछ स्ट्रेस होने की वजह से निमोनिया का भी जो कि न्यूबॉर्न काप्स हैं उसमें निमोनिया का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो उसको बचाव रखने के लिए ठंडी हवा डायरेक्ट कैसे ना आ सके उसको ये देखना है, और इसको डीवार्मिंग इमीडिएटली करवा देना चाहिए। काफ होने के 15 दिन के अंदर तुरंत उसको एक डोज डीवार्मिंग दे देना चाहिए। उसके बाद फिर ज़रूरत पड़े तो और 15 दिन के बाद और एक डोज डीवार्मिंग का करवा देना चाहिए। ये हमें डायरेक्टली ये लक्ष्य रखना है। उसके बाद कभी कभी हम देखते हैं कि थोड़े जो ग्रोन पशुएं हो गए हैं तो उनको दूध के साथ, माँ के दूध के साथ कहीं बाहर से थोड़ा कुछ संतुलित आहार हो जो कि हम मिल्क रिप्लेसर के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो उसको भी इस्तेमाल कैसे प्रॉपरली हो सके। और इस सीज़न में देखते हैं क्योंकि ये स्ट्रेसफुल सीज़न रहता है, तो उस हिसाब से देख के अपने इस्तेमाल करें तो काफ्स का प्रबंधन भी सही तरीके से हो सकता है। जी, एक और दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं रामस्वरूप हैं मध्य प्रदेश से। रामस्वरूप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। रामस्वरूप जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए। रामस्वरूप जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया टेलीविजन की आवाज कम कर लें, फिर अपना सवाल पूछें। हेलो जी। हाँ सर, मेरी भैंस बार बार रिपीट हो रही है सर, मान नहीं रही, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है वो। जी, डॉक्टर रियाज जी, ये रिपीट ब्रीडर का केस है, बार बार मतलब रिपीट हो रही। जी रामस्वरूप जी, आपके सवाल को शामिल करते हैं, आप जवाब सुनिए। आपकी गाय या भैंस कोई भी है, अगर वो नहीं रुक रही है, उसको बार बार आप उसको गर्भाधान करा रहे हैं और अगर वो नहीं रुक रही है, कंसीव नहीं कर रही है, इसके पीछे मुख्यतः 2-3 प्रकार के कारण हो सकते हैं। क्योंकि वो हीट में तो आ रही है लेकिन उसके बाद कंसीव नहीं कर रही है। पहला कारण ये हो सकता है कि आप जिस से भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं तो वो सीमेन जो उसके अंदर डाला जा रहा है उसकी गुणवत्ता में कोई कमी हो जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं हो रही है, या जिस सांड से उसको आप इंसेमिनेशन करवा रहे हैं उस सांड में कोई कमी है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं हो पा रही है। तो पहले उस बिंदु पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपना जो उसका सांड है उसको बदलें, या जिससे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं उसकी जगह किसी दूसरे से कराएं, एक बिंदु। दूसरा बिंदु, आप उसमें एक चीज़ ये देखनी है कि जब आपकी गाय या भैंस हीट में आती है तो वो जो पीछे से एक तार जैसा पदार्थ उसमें से गिरता है, उस पदार्थ में कुछ गंदापन है। अगर उसमें कुछ गंदापन है या उसमें कुछ खून का अंश है ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको एंडोमेट्राइटिस हो रहा है, यानी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है और सूजन है। अगर ऐसा संदेह है कि इन्फेक्शन या सूजन है तो उसमें फिर बच्चेदानी के अंदर कुछ दवाएं डालनी होती हैं, एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक दवाओं के और सूजन कम करने वाली दवाओं के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसके लिए आपको नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करना होगा। और ये 2 बिंदु हो गए। उसके बाद में अगर वो इलाज कर दिया जाता है, दवा डाल दी जाती है, तो फिर उसके बाद में एक बार उसकी हीट को रेस्ट देना है, यानी जो उसके अगली हीट आएगी उसमें उसको इंसेमिनेशन नहीं कराना है, और उसके बाद एक हीट छोड़ने के बाद में फिर अगली बार आप कराएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका पशु जो है गर्भ धारण करेगा। जी, तो इस प्रकार से डॉक्टर रामस्वरूप जी, आप अपने पशु की जो रिपीटिंग समस्या आपको देखने को मिल रही है उसका समाधान आप कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इस समाधान से आपके जो समस्या है उसको आपको निजात मिलेगी और बेहतर उत्पादन आप ले पाएंगे। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश हैं सवाई माधोपुर राजस्थान से। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। ओम प्रकाश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ओम प्रकाश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ओम प्रकाश जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए। हाँ सुन रहा हूँ। मेरी भैंस के जो पिछला पैर है ना जी,
हाँ सुन रहे हैं साहब। जी जी, पिछला पैर है? मेरी भैंस का जो पिछला पैर है ना जी, उसमें बाई की टाइप में हो रहा है, बाई की तरह हो रहा है, उसमें लंगड़ा रही है वो भैंस, लंगड़ा रही है। जी डॉक्टर धीराज मिश्रा जी, कोई समाधान उनका? देखिए, लंगड़ाने का बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। पहला चीज़ तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप कहीं रिसेंटली उसको कोई इंजरी हुआ है, वो एक बार देखना पड़ेगा। और एक चीज़ भी रहता है, पहले तो ये आप देख लीजिए, कहीं इंजरी, अगर रिसेंटली कहीं इंजरी हुआ है, कहीं उसको लग गया है, कहीं इंजरी हुआ या सूजन हुआ है, तो उसके वजह से लंगड़ा सकता है। और देखिए उसका खुर जो होता है, खुर के नीचे भी आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करिए, कहीं कील या कहीं दूसरा कोई चीज़ लग के कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो, ये देखना पड़ेगा। और एक चीज़ मुख्यतः होता है कभी कभी पशुओं में, जो कि एडल्ट पशु होते हैं, उसमें देखा जाता है कि उनका एक जो मीडियल पेटला डेस्मोटोमी बोलते हैं, तो उसका पेटेला में एक जो बोन के अंदर एक लिगामेंट रहता है, वो लिगामेंट का अगर वो लिगामेंट टाइट हो जाता है तो उसके वजह से भी लंगड़ाता है। उसका एक सिंपल सर्जरी किया जाता है, वो माइनर सर्जरी में वो तुरंत भी ठीक हो जाता है। तो ये 3 चीज़ है। तो पहले देखिए सूजन है या कोई खुर के अंदर कोई कुछ लग गया है, तो वो वाला एक चीज़ देखिए। अगर उसमें सही नहीं होता है तो किसी निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क कीजिए, वो एक बार अगर देख लेंगे तो प्रॉपर उसका इलाज करवा सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप अपने पशु चिकित्सक अधिकारी से संपर्क करके भी समाधान करवा सकते हैं। डॉक्टर रियाज जी, आपका रुख करता हूँ। और जैसे कि हम थोड़ी देर पहले उसका जिक्र कर रहे थे कुछ चीज़ों का, जैसे कि प्रसव की बात करें या फिर गाभिन पशुओं की बात करें, इसका जवाब आपसे लूँगा, लेकिन उससे पहले एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ, उनका सवाल ले लेते हैं। अजरुद्दीन है मऊ हरियाणा से। आइए देख लेते हैं इन्होंने प्रश्न वीडियो के माध्यम से अपना कौन सा सवाल हम तक पहुँचाया है। नमस्कार जी, मेरा नाम अजरुद्दीन है और मैं गांव बीसरू, तहसील पुनाना, डिस्ट्रिक्ट मेवात में हूँ, हरियाणा से हूँ सर। और मुझे ये जानकारी चाहिए सर, सर्दी में मैं पशुपालन करता हूँ, कैसे कैसे इसकी देखभाल करी जाए, थोड़ी इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए सर। जी, तो अजरुद्दीन जी का भी यही सवाल है, देखभाल किस प्रकार से करें, तौर तरीकों में प्रबंधन किस प्रकार से बदलाव करना है सर्दियों के मौसम में। बहरहाल डॉक्टर रियाज जी, आपकी तरफ लौटते हैं फिर से। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, हमने इस पर जिक्र भी किया कि जो गाभिन पशु हैं या जो नवजात पशु हैं या नवजात बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है या जन्म लेने वाले हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें एक पेच ये भी देखने को मिलता है कि अगर हम बात करें प्रसव की, जब बात करते हैं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि मैदानी इलाकों की अगर हम देखा जाए तो तापमान बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है दिन ब दिन। जो प्रसव की बात की जाती है, तो प्रसव क्या खुले में कराना चाहिए या किसी कमरे में कराएं, या जो व्यवस्थाएं आपने बताया कि बाड़े को टाट से ढक दिया जाए, उसमें कराया जाए। दूसरा, कोल्ड स्टोर का कई बार जिक्र किया गया, कितने % चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं नवजात बच्चे, उनको कोल्ड स्ट्रोक लगने की संभावना होती है। और प्रसव के तुरंत बाद क्या उनको कपड़ों में बांध देना चाहिए, कंबल लपेट देना चाहिए, या क्या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि बेहतर तरीके से उनका बढ़वार हो सके? जी जी, अच्छा प्रश्न सर आपने किया है। देखिए, सबसे पहला आपका जो बिंदु है, प्रसव के समय पे बाहर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। देखिए, जब कोई भी पशु आपने पाला है, एनिमल शेड में आपने कोई फीमेल रखी है और वो प्रसव के नज़दीक में है, पार्चुरेशन होने वाला है, तो उसको वहाँ पे बाकी पशुओं के साथ में ना रख के उसको किसी अलग कक्ष में रखना चाहिए, जिससे कि उसको वहाँ दिक्कत ना हो। और उसका जो नीचे बेडिंग मटेरियल है, यानी जो नीचे बिछावन है, वो सॉफ्ट होना चाहिए, जिस पे पशु आराम से कंफर्टेबल हो लेटने के बाद में। और खुले में तो प्रसव इस ठंड के मौसम में बिल्कुल भी नहीं कराना है, किसी कमरे के अंदर ही, एनिमल शेड के अंदर ही प्रसव होना चाहिए। तो ये तो आपके पहले बिंदु का जवाब है। दूसरा, अब जब बच्चा पार्चुरेशन हो गया, उसने ब्याह दिया, बच्चा हो गया, तो बच्चा होने के बाद में जैसा कि एक रूटीन होता है, सबसे पहले बच्चे को थोड़ा साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसकी बॉडी पे जो फ्लूइड्स लगे होते हैं, और मुंह के अंदर, नाक के अंदर कई बार उसमें सलाइवा वगैरह और ये सब चीज फ्लूइड्स फंसे हुए होते हैं, उनको साफ कर देना चाहिए। और चूंकि ये बहुत अधिक ठंड का मौसम है, तो जहाँ पे एनिमल का प्रसव हो रहा है, तो कोशिश करें कि वहाँ पे हीटर चला के रखें या ब्लोअर चला के रखें, उस कक्ष को थोड़ा गर्म रखें, जिससे कि बच्चा एकदम से जन्म लेने के बाद, जो कि माँ के पेट के अंदर एक गर्म वातावरण में से बिल्कुल बाहर एकदम इतने ठंडे वातावरण में अगर वो आएगा, तो उसके लिए वो एक ठंड का प्रकोप जानलेवा साबित हो सकता है। तो वहाँ पे हीटर चला के रखें, वातावरण थोड़ा गर्म रहना चाहिए। और फौरन बच्चे को जन्म लेने के बाद में किसी गर्म कपड़े में या किसी बोरे इत्यादि में, जो थोड़ा सा उसको गर्मी दे और उसके शरीर को ठंड से बचाए, ऐसे किसी उसमें लपेट कर, कपड़े में लपेट के उसको रखना चाहिए, जिससे कि वो ठंड से बचे। और दूसरा ये भी है कि जन्म लेने के बाद में माँ अपने बच्चे को, एनिमल चाटते हैं जीभ से, तो उसके लिए भी थोड़ा उसको समय देना चाहिए। और
दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बच्चे के जन्म लेने के बाद में जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, जिसको खीस बोलते हैं आमतौर पे गांव की भाषा में, वो पिलाना बहुत आवश्यक है, वो पिलाना चाहिए। उसको पिलाने से जो नवजात बच्चे हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि होती है और वो बीमारियों से स्वयं को बचा सकते हैं। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है, इसका किसान भाई और पशुपालक भाई ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार किसान भाई इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से भारी परिणाम देखने को मिलते हैं। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। मानविंदर गुर्जर हैं, दतिया मध्य प्रदेश से, फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। मानविंदर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मानविंदर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मानविंदर जी, टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए और आप फिर सवाल पूछिए। सर, ये हमारी जर्सी गाय है हमारे पास। जी जी जी, हेलो जी, जर्सी गाय है। जी जी जी, हेलो जी, सवाल पूछिए। आवाज आ रही सर? जी आ रही है, सवाल पूछिए। ये जर्सी गाय है हमारे पास जी। वो सर बार बार सीमन कराते हैं लेकिन वो मान नहीं रही है सर। जी, डॉक्टर रियाज जी, कोई समस्या, क्या समाधान? नहीं, इनका सवाल समझ में नहीं आया, बार बार क्या करती है? मानवेंद्र जी, अपना सवाल दोहराइए एक बार। जी, मानवेंद्र जी का सवाल जितना हम समझ पाए डॉक्टर साहब, हीट में तो आ रही है लेकिन गाभिन नहीं हो पा रही है। गाभिन नहीं हो रही है, वो जैसा कि मैंने इससे पहले एक प्रश्न का भी उत्तर दिया था। हीट में अगर पशु आ रहा है और गाभिन नहीं हो रहा है, उसके 3 कारण मुख्यतः जो मैंने बताए थे। पहला ये कि जिससे आप उसको इंसेमिनेशन करा रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन के जरिए या सांड के जरिए, उसमें कुछ कमी हो सकती है, उसको बदलें। दूसरा, यदि बच्चेदानी से किसी प्रकार का कोई गंदा स्राव हो रहा है, पस जैसा कुछ आ रहा है, तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है, उसका नज़दीकी चिकित्सक से मिलकर के इलाज कराएं। वो इलाज होने के बाद में फिर एक बार उसको हीट में आएगी तो उसको रेस्ट दें, रेस्ट देना ज़रूरी है। ये दोनों कारण होने के बाद में भी अगर उसके बाद में भी पशु हीट में नहीं आता, तो तीसरा एक कारण और हो सकता है। कई बार पशु के अंदर जो अंडे बनते हैं, ओव्यूलेशन होता है, वो समय पर नहीं होता है। तो जिस समय उसका इंसेमिनेशन कराया जाता है, उसी समय हार्मोन्स का इंजेक्शन एक उसको लगाया जाता है कि जिससे तत्काल उसके अंदर वो अंडे बनना शुरू हो जाए, रिलीज हो जाए, ओव्यूलेशन प्रॉपर हो जाए। तो जब ओव्यूलेशन होता है और इधर से उसमें सीमेन अंदर प्रवेश करता है, तो फिर उसके बाद में कंसीव करने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो वो तीसरा बिंदु भी आप ध्यान दे करके डॉक्टर से सलाह करके उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपका पशु गर्भ धारण करेगा। जी, तो इस प्रकार से मानवेंद्र जी अपनी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। डॉक्टर अधिराज जी, आपका रुख करता हूं, और जैसे कि हम देखते हैं, बात सैनिटेशन की करें, हाइजीन को लेकर करें। गर्मियों में हम देखते हैं पशुओं को नहला दिया जाता है जब समय मिलता है पशुपालक भाई को, और नहलाना भी चाहिए किसी भी पशु को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन जब सर्दियों की बात आती है, सर्दियों में मौसम आता है, कितने दिनों के अंतराल पर नहलाना आवश्यक होता है? सर्दियों में बिना नहलाए भी क्या काम चल सकता है? और अगर नहलाएं तो क्या पानी को गर्म कर लें या नॉर्मल पानी से नहलाया जा सकता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। पहला चीज़ है, देखिए, हम जब पशु के सैनिटेशन की बात करते हैं, क्लीननेस और सैनिटेशन की बात करते हैं, इसमें मुख्य चीज़ देखना चाहिए, अगर नॉर्मल मौसम है तो डेली तो नहाना चाहिए, पर अगर सर्दी का मौसम है और कड़ाके की ठंड हो रही है, तो इसके वजह से एक चीज़ हमें देखना चाहिए, मिल्किंग से पहले एटलीस्ट, रोज़ तो नहाना बड़ा मुश्किल होता है और ठंड भी लग सकती है हमारे पशु को, तो मिल्किंग से पहले एटलीस्ट उसके जो पीछे वाला पार्ट है, जिसको हम हाइंड क्वार्टर्स बोलते हैं, और उसके साथ जो थन है, तो उसको प्रॉपरली हमें क्लीन कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए। और थोड़ा अगर मतलब अगर हम गर्म पानी की बात करें तो ल्यूक वार्म वाटर हो तो उससे साफ़ करके एक टॉवल से अच्छे से पोंछ के उसके बाद मिल्किंग करें, तो इसके वजह से क्या होगा, जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो ये क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में हमारा एक जुड़ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हमें देखना चाहिए। और रोज़ाना सर्दियों में बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है और ठंड लगने की संभावना भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें मिल्किंग से पहले एटलीस्ट हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए। और दूसरा चीज़, अगर हम देखेंगे, जो आप बोल रहे थे कि अगर हम नहलाते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि गर्म पानी या ठंडे पानी का इस्तेमाल, देखिए हर समय और इतना क्वांटिटी ऑफ पानी भी लगता है गाय को नहाने के लिए, तो हर समय तो हमें गर्म पानी का नहीं मिलेगा, पर एटलीस्ट डायरेक्ट ठंड पानी जो कि बहुत ठंड हो तो उसमें इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल पानी से करें, सो दैट सूदिंग इफेक्ट रह सके एनिमल के लिए। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। जी,
तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, किसान भाई इसको भी आजमाएं। और जो प्रबंधन के तौर तरीकों में बदलाव करने की बात कही जा रही है, इन तरीकों के बदलाव करके ही आप अपने पशुधन से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, उचित देखभाल कर सकते हैं, आपका पशु भी स्वस्थ रहेगा। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे यहाँ वक्त के एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, अब झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर रियाज जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रियाज जी, गर्मियों में अगर मनुष्य के पानी सेवन की अगर हम बात करें तो लगभग कहा जाता है एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2.5 से 3 लीटर प्रति व्यक्ति को एक मनुष्य को गर्मियों में पानी का सेवन करना चाहिए। अगर हम पशुओं की बात करें, गर्मियों में पशुओं को भी बेहतर पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें, क्या सर्दियों में शिकायत देखने को मिलती है कि पशु डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है? और कैसे संकेत मिलते हैं कि पशु को पानी की आवश्यकता है? और क्या कम पानी की आवश्यकता पड़ती है सर्दियों में इन कंपैरिजन टू गर्मियों के मौसम का देखा जाए तो? जी, पहला तो मैं उत्तर आपके सबसे आखिरी बिंदु का ही दे दूं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर्दियों में पानी की आवश्यकता शरीर को कम पड़ती है और गर्मियों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मी में शरीर से स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब दूसरा आपका जो पहला पार्ट था सवाल का कि पानी कैसा देना चाहिए, देखिए ये चूँकि सर्दी का मौसम है, अब इसमें किसान भाइयों को ध्यान ये रखना है, कई बार वो आवास का प्रबंधन भी अच्छे से कर देते हैं, आहार का प्रबंधन भी कर देते हैं, लेकिन पानी को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस मौसम में जबकि बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, अगर रात का रखा हुआ पानी या ओवरहेड टैंक का रात का पानी अगर पशु को अपने पिलाया तो इससे पशु में ठंड का प्रकोप हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए करना यह है कि जो नल का ताज़ा पानी होता है वही पानी अपने पशु को पिलाना है, और अगर ताज़े पानी का प्रबंध नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको जो ओवरहेड टैंक का पानी है उसको थोड़ा सा गुनगुना करके ही पशु को पानी पिलाएं। अगर ठंडा पानी पिलाएंगे तो इससे कोल्ड स्ट्रोक हो सकता है और पशु को बीमारियां हो सकती हैं, उसे खांसी जुकाम हो सकता है, निमोनिया हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियां उससे दिक्कत बढ़ सकती हैं। और पानी कितना दें, जनरली पशु को जो पानी उसकी जितनी इच्छा होती है किसान लोग उसको बाल्टी में और या जिस तरीके से भी वाटर ट्रफ है उसमें पिलाते हैं, तो पशु अपनी नीड के हिसाब से जितना उसको प्यास लगती है उतना पानी वो पीता है, तो उतना पानी उसको दिन में 3 बार 4 बार उसको पानी ऑफर करें। लेकिन बस खास बात यही ध्यान में रखनी है कि पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, या तो वो ताज़ा नॉर्मल पानी होना चाहिए या फिर उसको गुनगुना करके देना है। जी, तो पानी का प्रबंधन किस प्रकार से करना, ये भी बेहतर तरीके डॉक्टर रियाज जी ने आप तक बातें पहुंचा दी है। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। अमृत सिंह है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। अमृत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। अमृत जी, टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए, आपसे निवेदन है, फिर सवाल पूछें। हेलो अमृत सिंह जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो टेलीविजन की आवाज़ कम करके सवाल पूछें। जी जी जी, सवाल पूछिए। ये पूछना था जी। हाँ, डॉक्टर कर रहा हूँ, मेरी भैंस है जी, तो उस भैंस का गोबर था। आपके सवाल को समझ नहीं पाया, एक बार फिर से दोहराएंगे? उसका गोबर बता रहा डॉक्टर साहब। गोबर क्या बता रहे हैं? डायरिया टाइप का कुछ जी जी पतला हो रहा है, कुछ 6 महीने
जी डॉक्टर साहब जी, 2 भैंस का गोबर है, बहुत दे रहा गोबर करती हूँ। जी जी डॉक्टर अधिराज जी, क्या इनके सवाल को आप समझ पाए? देखिए, मुझे जितना समझ आ रहा है, एक शायद ये बोलना चाहते हैं इनका बहुत ज़्यादा गोबर करती जी, है। जी जी शायद ये है, या पतला भी हो रहा है, ये दोनों लग रहा है जी। तो एक चीज़ है, देखिए जैसे कि हम इस डिस्कशन में बहुत बार ये बोल चुके हैं कि पेट में कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, तो उसको हमें ध्यान देना चाहिए, जो जिसको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। तो उसका गोबर का जांच करवा लें, एक पशु चिकित्सक के पास जाके, जो निकटतम पशु चिकित्सालय है वहाँ जाके एक बार गोबर का जांच करवा लें, तभी पता चल जाएगा कि उसमें कोई कीड़ा है या नहीं। उस हिसाब से उसका आप दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम देखते हैं कि अगर खाने में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, अगर खाने में जैसे जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि इतना आपको खली होना चाहिए, इतना मोटा अनाज होना चाहिए, इतना जो आपके ब्रांच होने चाहिए, ये सब से अगर आपका कंसंट्रेशन में कोई गड़बड़ हो सके तो इसके वजह से भी हो सकता है। और कभी कभी चारे में भी अगर आप कुछ ज़्यादा चारा खिला दिए, लेगुमिनस चारा ज़्यादा खिला दिए, उसके वजह से भी हो सकता है। और प्रॉपर डाइजेशन ना होने के वजह से भी आपका कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गोबर कर रही है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, बहुत सारे लीवर टॉनिक्स अवेलेबल होते हैं बाज़ार में, तो उसका इस्तेमाल आप उसको 30 ml हो या 50 ml हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मेडिसिन आप जो भी ले रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको लीवर टॉनिक डेली इस्तेमाल करें। उसके अलावा लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसके लीवर फंक्शन सही हो सके और डाइजेशन सही हो सके, गोबर भी सही हो सकता है। जी, तो ये बेहतर समाधान आपने बताया है इनके लिए। अमृत जी, आप इस प्रकार से समाधान करके अपने पशु से बेहतर देखभाल की भी कर पाएंगे और उचित उत्पादन भी ले पाएंगे। डॉक्टर रियाज जी, समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए मैं चलते चलते अंतिम में कुछ आपसे महत्वपूर्ण जानकारी चाहूँगा। और क्या ऐसी बात है जो किसान भाई और पशुपालक भाई को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखनी चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से उत्पादन लेते रहें, पशु भी स्वस्थ रहे? ठीक, कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि अगर किसान भाई, ज़्यादातर गांवों में ही लोग अपनी गाय भैंस पालते हैं, किसान भाई गांव में ही रहते हैं, तो अगर आपका पशु बाहर चरने के लिए जाता है तो इस सर्दी के मौसम में सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग यानी बहुत भोर में पशु को बाहर ना भेजें, उससे भी उसको ठंड का प्रकोप हो सकता है। धूप निकलने के बाद में उसको भेजें, पहली चीज़। दूसरी, तालाब इत्यादि में पशु को इस समय पे ना भेजें। तालाब में रात का रुका हुआ ठंडा पानी होता है, जिसमें पशु अगर चला जाता है तो उसकी वजह से भी ठंड का प्रकोप हो सकता है। तीसरा बिंदु, पशुशाला को सूखा रखें, गोबर और मूत्र को समय समय पर साफ करते रहें, पशुशाला को सूखा रखें। और चौथा बिंदु के उसको कोई बोरे या गर्म कपड़े की झोल बना के पशुओं को जरूर पहनाएं, जिससे कि वो ठंड के प्रकोप से बचे रहें। और पशुओं को अधिक ऊर्जावान, आप जो मैंने जैसा कि संतुलित दाना बताया, उसकी एक खुराक जरूर, 1 या 2 खुराक दिन में उसको देते रहें, और उनके चारे में थोड़ा सा कैल्शियम इत्यादि को बढ़ाएं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और जिन पशुओं का आपने पेट के कीड़ों के लिए दवा नहीं दिए, तो उनका बाजार में अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल कई दवाएं आती हैं, इसकी 3 ग्राम की अल्बेंडाजोल की एक गोली खिलाई जाती है, तो डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो वो एक डोज ज़रूर अपने पशुओं को दे दें, जिससे कि पेट में कीड़े ना रहें। कीड़े ना रहते हैं तो पशु वैसे स्वस्थ रहते हैं। जी, ये सारे बिंदु हैं। जी, तो इन तमाम जो प्रयास बताए गए हैं, तमाम जो बदलाव के तरीके बताए गए हैं, तमाम जो उपाय बताए गए हैं, इन उपायों को किसान भाई इस्तेमाल कर, पशुपालक भाई ध्यान में रखकर सर्दियों के मौसम में अपने पशुओं की देखभाल करें, उसके आहार आवास का प्रबंधन बेहतर तरीके से करें, संतुलित मात्रा में उसके आहार का प्रबंधन करें, और जो आवास है उसमें आप सर्दियों में तमाम बेहतर व्यवस्थाएं जो डॉक्टर एक्सपर्ट द्वारा बताई गई हैं उनको भी अपनाएं, और आप देखेंगे कि आपके पशु सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपके उत्पादन को लगातार बढ़ाते रहेंगे और आप लगातार उनसे लाभ लेते रहेंगे। डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी, डॉक्टर मोहम्मद रियाज जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेहतर जानकारी हमारे पशुपालकों तक पहुँचाई है। उम्मीद करेंगे इन सभी जानकारियों से हमारे किसान भाई लाभ लेंगे। आप दोनों का आने के लिए बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम हेलो किसान में बस इतना ही। हेलो किसान कार्यक्रम के अगले ऐसे कौन से विषय रहेंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे, आइए उन विषयों पर भी नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो हेलो किसान के अगले अंश में हम बात करेंगे RKVY रफ्तार के तहत कृषि स्टार्टअप्स को सहायता ये कैसे देता है और कैसे आप कृषि स्टार्टअप के जरिए अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके कोई भी सवाल हैं तो आप प्रश्न वीडियो बनाकर हम तक अपने वीडियोस पहुंचा सकते हैं। इसके लिए नंबर आपके स्क्रीन पर है 8800520717। इसके अलावा
आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसके अलावा डीडी किसान के कॉल सेंटर पे भी फ़ोन करके आप सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर भी आपके स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर है 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है, दोबारा इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं या अन्य किसानों तक इन जानकारियों को पहुंचाना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए एक्सपर्ट्स के साथ, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।